कृषि योद्धाओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। आइए आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मौसम और जलवायु के बारे में, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। पौधों और मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिन तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है उनमें जलवायु प्रमुख है। जलवायु और मौसम हमारे भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप हैं और मानव जीवन की लगभग प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, व्यापार, मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित होती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में भी जो अंतर परिलक्षित होता है उसका मूल कारण जलवायु है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और पाश्चात्य विचारक केंड्रियो, ये एक साइंटिस्ट थे केंड्रियो, ने जलवायु की महत्ता के विषय में कहा है कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पौधों की प्रत्येक वृद्धि अवस्था प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। पौधे की प्रत्येक वृद्धि अवस्था, ग्रोथ स्टेज, प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक फसल इष्टतम मौसम परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण उपज क्षमता दर्शाती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि फसलों पर लगने वाले रोग एवं कीटों का प्रकोप प्रचलित मौसम से संबंधित है होता है। अतः फसलों की वृद्धि एवं उपज पर मौसम के विभिन्न मापदंडों के प्रभाव की जानकारी सफलतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तव में दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। मौसम और जलवायु, हम लोग सोचते हैं कि मौसम और जलवायु एक ही है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मौसम अलग है और जलवायु अलग है। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम को वेदर बोला जाता है। सामान्यतः वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था, कुछ समय के लिए जो होने वाली अवस्था होती है उसे मौसम कहते हैं। सौर ऊर्जा के वितरण में विभिन्नताओं में साम्य स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। अतः मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है। मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था, जो डेली की अवस्था होती है, उसे मौसम कहते हैं। और ऊष्मा, नमी तथा वायु गति की अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। ऊष्मा, नमी और वायु गति की अवस्थाओं में लघु अवधि यानी छोटे समय के लिए होने वाले लघु अवधि परिवर्तनों से संबंधित है। ये मौसम कम समय के लिए परिवर्तित होता है। किसी क्षेत्र विशेष में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी और बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी एक स्पेशल क्षेत्र में नियत समय पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, सीमित समय के लिए वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब और हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में नियत समय पर वायुमंडल की अवस्था, जो तापमान, दाब, हवा, नमी और बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दृश्यता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तनों को सूचित करती है, मौसम कहलाती है। जो कम समय के लिए वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम कहते हैं।
मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है, मौसम बार बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। यह निरंतर बदलता रहता है, कभी कभी प्रत्येक घंटे और कभी कभी प्रत्येक दिन। यानी मौसम बार बार परिवर्तित होता रहता है। कभी ये तो प्रत्येक घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, कभी दिन में, एक दिन में होगा, फिर अगले दिन होगा, इस तरीके से तो मौसम परिवर्तित होता रहता है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता ट्रीवार था। त्रिवार्ता भी एक साइंटिस्ट हुए थे। उनके अनुसार किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं यथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। अब त्रिवार्ता के अनुसार एक दूसरी डेफिनेशन बन गई कि किसी स्थान की अल्पकालिक, किसी स्थान पर कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं, वायुमंडल की कंडीशंस में, जैसे टेम्परेचर में, वायुदाब में, आर्द्रता में और वर्षा के योग में, वर्षा के जो योग होता है कम समय के लिए जो होता है, अल्पकालिक जो होता है, उसे मौसम कहते हैं। सामान्यतः इसको अच्छा, फाइन, साफ, फेयर, धुंधला, फोगी, मेघयुक्त, क्लाउडी, बरसाती, वृष्टिमान, उजला, सनी अथवा तूफानी, विंडी मौसम जैसे शब्दों से व्यक्त करते हैं। कृषि मौसम विज्ञान, एग्रोमेट्रोलॉजी, ये जो मौसम विज्ञान और कृषि से रिलेटेड हो गया, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि मौसम विज्ञान, इसलिए इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी, यह मौसम विज्ञान की एक शाखा है। जैसे मौसम विज्ञान अगर होता उसको बोलते मेट्रोलॉजी, लेकिन यह कृषि मौसम विज्ञान हो गया तो इसको बोल रहे हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, और यह मौसम विज्ञान की एक शाखा है। मौसम विज्ञान की कौन शाखा हुई? एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान, जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण से संबंध का अन्वेषण किया जाता है। फसलों, घासों, वृक्षों, पशुओं, कीटों एवं व्याधियों के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान कृषि मौसम विज्ञान कहलाती है। अब बात करते हैं जलवायु की, क्लाइमेट। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा क्लाइमा से हुई है। सामान्यतः यह दो शब्दों जल एवं वायु के समावेश से बना है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति जल और वायु से मिलकर हुई है, और क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई है। जल से तात्पर्य वायुमंडल की आर्द्रता, वर्षा और वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि व्यवस्थाओं का वायु से संबंध है। अतः किसी भी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु है। त्रिवार्था के शब्दों में दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है। अन्य शब्दों में दीर्घ अवधि में वृहत क्षेत्र में मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु में यही अंतर अपन देख सकते हैं। यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है कि मौसम जो था वो कम समय के लिए था, अल्प अवधि के लिए था, जबकि जलवायु दीर्घ अवधि के लिए है, यह लंबे समय के लिए होता है। मौसम कम समय के लिए होता है, जबकि जलवायु अधिक समय के लिए होती है। मौसम को अपन कह सकते हैं लघु अवधि, और जलवायु को कह सकते हैं दीर्घ अवधि, लॉन्ग टाइम। जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के औसत मौसम को इंगित करता है। जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के मौसम, औसत मौसम को, एवरेज मौसम को इंगित करता है, तथा इसमें औसत से सामान्यतः विचलन और चरम परिस्थितियों का समावेश भी रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समयांतराल, कई दशक के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की सांख्यिकीय मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। किसी विशेष समयांतराल जैसे कई दशकों
10 साल से मिलकर एक दशक बनता है। कई दशकों के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की, किसी एक स्पेशल क्षेत्र की सांख्यिकीय मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। कई दशक तो लॉन्ग टाइम हो गया, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं दीर्घ अवधि। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि जलवायु विज्ञान में वायुमंडलीय दशाओं के प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जाता है। जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं, बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान, इन्हें अपन यहाँ देखते हैं कि जलवायु का निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं है। कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं है, यानी एक कई दशकों बताया, दशक मतलब कि 10 साल में मिलकर एक दशक बनता है, तो कई दशकों से मिलकर बनता है, तो उसे जलवायु कहते हैं। यानी कुछ दिनों या कुछ वर्षों का योग नहीं होता। कुछ दिनों के योग को अपन मौसम बोल सकते हैं, जलवायु नहीं बोल सकते। जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु के लिए 31 वर्षों की अवधि के मौसम के औसत को उपयुक्त समझा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO ने जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए 31 वर्षों की अवधि के मौसम को, यानी जो 31 वर्षों की अवधि का मौसम होगा, वेदर होगा, उसके औसत को उपयुक्त समझा है। यानी WMO के अनुसार कम से कम 31 वर्ष के टाइम के बाद जो एवरेज निकलेगा उसको अपन वेदर क्लाइमेट बोलेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जलवायु अनेक वर्षों के औसत मौसम को प्रकट करती है। जिस प्रकार किसी वर्ष विशेष में बीकानेर या जैसलमेर में अधिक वर्षा होने पर वहां की जलवायु तो शुष्की कहलाएगी। यानी हो सकता है कि बीकानेर और जैसलमेर में कभी बारिश ज्यादा होगी, लेकिन वहां की अपन जलवायु को आर्द्र नहीं बता सकते, वहां की जलवायु तो शुष्की रहेगी। परंतु अवधि विशेष के मौसम को जरूर आर्द्र कह सकते हैं। कृषि जलवायु विज्ञान, अभी अपन ने बात की कृषि मौसम विज्ञान, अब बात करते हैं कृषि जलवायु विज्ञान की। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि से प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखते हैं, कृषि जलवायु विज्ञान कहलाती है। इसमें मृदा वायुमंडल व पादप वृद्धि के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा वायुमंडल और पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलवायु व्यवस्थाओं का कृषि उत्पादन के साथ संबंध का परीक्षण किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि मौसम नियत स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की दशा एवं उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जबकि जलवायु वृहद क्षेत्र के लिए दीर्घ अवधि के मौसम की दशाओं की संपूर्णताओं को दर्शाती है। जलवायु में किसी स्थान विशेष के औसत मौसम के साथ साथ मौसम तत्वों की परिवर्तनशीलता भी सम्मिलित है। मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं और उनका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि हम जानते हैं, मौसम किसी दिए हुए स्थान पर किसी समय विशेष के लिए, मौसम किसी दिए हुए स्थान पर किसी समय विशेष के लिए वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है। किसी निश्चित स्थान और समय पर जलवायु और मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए वायुमंडल की उन दशाओं का प्रेक्षण एवं मापन जरूरी है जिनके कारण ये परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु तत्व कहते हैं। मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? तो ये मौसम और जलवायु के तत्व निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। सेकंड है टेम्परेचर, तापमान।
अब हम बात कर लेते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। अभी हमने मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ा, अब उसके दोनों में जो क्या डिफरेंस है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मौसम, इधर है जलवायु। मौसम यह किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्थाओं से संबंधित है। मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्थाओं यानी जो डेली की कंडीशंस हैं उनसे संबंधित है। जबकि जलवायु में क्या होता है कि यह बृहद क्षेत्र की यानी किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घ अवधि, लंबे समय के लिए मौसम की औसत अवधि से संबंधित है। जलवायु में मौसम का औसत निकाला जाता है और मौसम कम समय के लिए होता है, जलवायु दीर्घ समय यानी लंबे समय के लिए होती है। मौसम हमेशा परिवर्तनशील है, जो वायुमंडलीय परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। मौसम हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जबकि जलवायु लगभग स्थायी है और क्षेत्र के साथ बदलता है। यह परिवर्तनशील नहीं है, स्थायी रहता है जलवायु। यह जलवायु की इकाई है। जलवायु की इकाई क्या है, मौसम। यह जलवायु की इकाई है। यह विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है, जबकि जलवायु क्या है, विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप होता है। मौसम में एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। मौसम क्या हो सकता है कि एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है, परिवर्तनशील होने के कारण। जबकि जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है। मौसम परिवर्तनशील रहता है, जबकि जलवायु परिवर्तनशील नहीं है। जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है और इसमें दीर्घ अवधि के साथ परिवर्तन आ सकता है। यह जलवायु का विभेदीकरण है। मौसम क्या है, जलवायु का विभेदीकरण है, जबकि जलवायु मौसम का एकीकरण है। ये थे मौसम और जलवायु में अंतर। आगे देखते हैं। जो मौसम एवं जलवायु के तत्व थे उनमें पछता सौर विकिरण, सेकंड तापमान, उसके बाद थर्ड था वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, फोर्थ है वायुमंडलीय दाब, एटमोस्फेरिक प्रेशर, फिफ्थ है वायु, विंड, सिक्स्थ है वर्षण, प्रेसिपिटेशन, सेवंथ है बादल, क्लाउड्स। मौसम एवं जलवायु में अंतर होते हुए भी दोनों का निर्माण इन्हीं तत्वों द्वारा होता है। मौसम एवं जलवायु में अंतर होते हुए भी, मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग है, उनमें अंतर होने के बाद भी दोनों का निर्माण इन्हीं तत्वों के द्वारा होता है। जो अभी अपन ने 7 तत्व देखे, उन 7 तत्वों के द्वारा ही मौसम और जलवायु का निर्माण होता है। ये तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जो ये 7 तत्व थे, ये ही तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करने वाले ये जो 7 तत्व हैं वो ही हैं। इसमें फर्स्ट तत्व है जलवायु और मौसम का पहला तत्व सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं, सौर विकिरण। पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती हैं। विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आतपन या सूर्यताप, इंसोलेशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पन, मृदा एवं वायु का गर्म होना आदि प्रक्रियाएं भी इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर विकिरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पन, मृदा एवं वायु का गर्म होना, ये सारी प्रक्रियाएं इसी ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। सौर विकिरण में पहला आता है प्रकाश की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइट। प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं पौधों द्वारा सहन कर ली जाती है। प्रकाश की गुणवत्ता में अपन देखते हैं कि प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें, जो सनलाइट
पृथ्वी पर आती है उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं पौधों द्वारा सहन कर ली जाती है। उन पराबैंगनी किरणों को पौधे सहन कर लेते हैं तथा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती है। इन पराबैंगनी किरणों की वजह से जो पादप कोशिकाएं होती है वो छोटी रह जाती है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। ये किरणें बीज अंकुरण एवं इसके प्रभावी विकास को भी प्रभावित कर सकती हैं। अनाज वाले पौधों में फूटान अनाज वाले पौधों में फूटान टीलर्स के निर्माण, पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होते हैं। प्रकाश की लाल रंग की किरणें प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती हैं तथा दीर्घकरण को रोकती हैं। हरी नीली विकिरण भी बीज अंकुरण क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जो प्रकाश की लाल रंग की किरणें होती है वो प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को प्रभावित करती हैं और दीर्घकरण को रोकती है, यानी उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। हरी नीली विकिरण भी, तो एक तो लाल रंग की विकिरणें थी और दूसरी है हरी और नीली रंग की विकिरणें। ये हरे और नीले रंग की विकिरणें होती है वो बीज अंकुरण को, सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करती हैं। आगे आता है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इससे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा या चमक से है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहां पर पौधे की शोषण दर एवं प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाती है। अधिक तापमान पर यह बिंदु भी अधिक होता है। आगे आता है प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट सनलाइट होती है उसका ड्यूरेशन एक तो कम ड्यूरेशन होता है, ज्यादा ड्यूरेशन होता है, तो वो किस प्रकार से अपनी फसल को प्रभावित करता है। फसल विकास की प्रक्रियाएं जैसे पर्ण उत्पादन दर, पुष्पन, फलन आदि दिन की लंबाई या प्रकाश अवधि से भी प्रभावित होती है। दिन में प्रकाश की अवधि, फोटो रेडिज्म तथा रात में अंधकार की अवधि कई फसलों पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। कुछ पौधों को फसलों को सनलाइट की आवश्यकता 8 से 10 घंटे होती है, किसी को 10 से 12 घंटे होती है। तो इस प्रकार से जो सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, वो पौधों को प्रभावित करता है। दिन में प्रकाश की अवधि और रात में अंधकार की अवधि कई फसलों पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। फसलों और पौधों में जो लाइट होती है, दिन में प्रकाश की अवधि और रात में अंधकार की अवधि, अंधेरापन, वो फसलों और पौधों में एक तो फ्लावरिंग का टाइम को प्रभावित करती है। पौधों की दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को, यानी जो पौधे होते हैं उनमें दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को प्रदीप्तिकालिता, फोटोप्रिज्म कहते हैं। इस आधार पर पौधों को 4 वर्गों में विभक्त करते हैं, यानी जो लाइट पौधों को प्राप्त होती है, यानी कौन से पौधों को किस प्रकार से कितनी अवधि की आवश्यकता होती है लाइट ड्यूरेशन की, उसके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पौधों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लघु दिवस या अल्प प्रकाशापेक्षी पौधे, शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद दूसरा है दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाशापेक्षी पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। थर्ड है मध्यवर्ती प्रदीप्तिकाली पौधे, इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। और फोर्थ है दिवस निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट्स। इस प्रकार से पौधों को मिलने वाली लाइट के बेस पर 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अपन बात कर रहे थे लघु दिवस या अल्प प्रकाशापेक्षी पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, यानी जिनको कम लाइट की आवश्यकता होती है, कम समय तक,
तो पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है, जिसे क्रांतिक दिवस अवधि क्रिटिकल डे लाइट डे लेंथ कहते हैं। लघु दिवस पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से कम 10 घंटे से कम की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें कम से कम लाइट की आवश्यकता कितनी होती है? 10 घंटे से कम तो होनी ही चाहिए। अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पौधों में कायिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने लगती है और पुष्पन का समय स्थगित हो जाता है। अगर इनको 10 घंटे से ज्यादा की लाइट मिलेगी तो इनमें जो फ्लोवरिंग हो रही है, एक तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी, कायिक वृद्धि होगी यानी इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, और उसके बाद उनके पुष्पन का समय स्थगित हो जाता है। जो फ्लोवरिंग होगी वो समय भी उसका स्थगित हो जाएगा। अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पौधे ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे धान, ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन कौन से हैं? धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग आदि लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। तो लघु दिवस पौधे शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से हैं? एक तो धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंग है। ये है शॉर्ट डे प्लांट। आगे बात करते हैं दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकापेक्षी पौधे, जिनको अपन लॉन्ग डे प्लांट्स बोल सकते हैं। इन पौधों को पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए तुलनात्मक रूप से दीर्घ अवधि 14 घंटे की आवश्यकता होती है, यानी इनको कम से कम 14 घंटे तक तो लाइट मिलनी ही चाहिए। इन पौधों को भी जब कम प्रकाश अवधि वाले दिन मिलते हैं तो पुष्पन को स्थगित करके कायिक वृद्धि अधिक कर लेती हैं। मुख्यतः शीत कटिबंधीय पौधे टेम्परेट प्लांट्स जैसे गेहूं, जौ, जई, आलू, चुकंदर आदि इस वर्ग में आते हैं। तो दीर्घ दिवस पौधों में कम से कम 14 घंटे तक पौधों को लाइट की आवश्यकता होती है, और इसमें आते हैं शीत कटिबंधीय पौधे टेम्परेट प्लांट्स से गेहूं, जौ, जई, आलू, चुकंदर आदि। आगे आता है थर्ड नंबर पर मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधे इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। इंटरमीडिएट डे प्लांट्स में इस श्रेणी के पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया एक निश्चित प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे प्राप्त होने पर ही होती है। यानी इंटरमीडिएट डे प्लांट्स में 12 से 14 घंटे तक उनको लाइट की आवश्यकता होती है। इससे कम होने पर, इससे कम पर नहीं होता है। जैसे गन्ने में 12 से कम या 14 से अधिक घंटे की प्रकाश अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया एरोइंग, पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है एरोइंग, प्रारंभ नहीं होती है। इस कारण से गन्ने में किस्म विकास के कार्य करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई, जहां प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के मध्य होती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो 12 से 14 घंटे होती है, इसलिए वहां पर गन्ने में इसी कारण से गन्ने में किस्म विकास के कार्य के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई, जहां प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के मध्य होती है। यानी इंटरमीडिएट डे प्लांट्स जो होते हैं, मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे, उनमें 12 से 14 घंटे की लाइट ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे डे न्यूट्रल प्लांट्स, यानी इनको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। डे न्यूट्रल प्लांट्स दिवस निष्प्रभावी पौधे। कुछ पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती है, यानी इनमें जो दिन का प्रकाश होता है उसकी अवधि से प्रभावित नहीं होती है पुष्पन की प्रक्रिया, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं। कपास, सूरजमुखी, बकवीट, टमाटर, मटर, धान की कई किस्में आदि श्रेणी में आने वाले
पौधे हैं। कुछ पौधे हैं जो दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं, उन पर दिन के प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उनको कम प्रकाश मिले या अधिक प्रकाश मिले, वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो उसमें आते हैं कपास, सूरजमुखी, बकवीट, टमाटर, मटर और धान की कुछ किस्में आदि इस श्रेणी में आने वाले पौधे हैं। यहाँ पर अपन को चार्ट दिखाया गया है जिसमें विभिन्न फसलों के लिए प्रधान वृद्धि तापमान जैसे पहले न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। न्यूनतम तापमान जिसमें जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली आवश्यक ऊष्मा कम रहती है, यानी इनको कम की आवश्यकता होती है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। शीतकालिक फसलें होती हैं इसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में आने वाली। जो ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस में आती हैं। इष्टतम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है। इसमें शीतकालिक फसलें आती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वाली, जिनको ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली जो होती है वो शीतकाल में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस वाली होती है, और ग्रीष्मकालीन फसलें होती है वो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस वाली होती है। आगे आता है अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इस टेम्परेचर से अधिक होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। इसमें शीतकालिक में आती है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्मकालीन में आती है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। आगे आता है वायुमंडलीय तापमान, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो उसकी आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, वो तापमान कहलाती है। किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो उसकी आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है और एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, तापमान कहलाती है। तापमान मापने के लिए एक तापमापी की आवश्यकता होती है, और जो पदार्थ होता है उसकी गर्मी और शीतलता उसकी आणविक गतिविधि के विस्तार पर निर्धारित होती है, उसे टेम्परेचर या तापमान अपन बोल सकते हैं। वायुमंडलीय तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य विकिरण है। वायुमंडल की बाहरी सीमा तक आने वाले सौर विकिरण लगभग समान होते हैं, परंतु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और वायुमंडल में बादलों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, आसपास एवं ऊंचाई की वायु को गर्म करना शुरू करती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। यानी वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण क्या होती है, गर्म होने के बाद वायु ऊपर उठने लगती है, आसपास एवं ऊंचाई की वायु को गर्म करना शुरू करती है, जो उसके आसपास और ऊपर ऊंचाई पर जो वायु होती है उसको गर्म करना शुरू करती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इसी कारण से अधिकांशतः दिन का अधिकतम तापमान लगभग 2 बजे होता है, जबकि सौर विकिरण दोपहर 12 बजे के आसपास अधिकतम होती है। दिन में न्यूनतम तापमान सूर्य उदय के ठीक पहले होता है। दिन का जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो सूर्योदय के पहले होता है, जबकि दिन में सबसे अधिक तापमान जो आपको देखने को मिलेगा वो दिन के 2 बजे मिलेगा। अब बात करते हैं तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि का प्रत्येक कार्य तापक्रम से प्रभावित होता है। कृषि में बीज अंकुरण से लेकर फसल कटाई, गहाई, ओसाई एवं भंडारण तक उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए एक निश्चित तापमान परास टेम्परेचर रेंज होती है। न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक तापमान होते ही फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि अधिकतम होती है इष्टतम तापमान कहते हैं। एक होता है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम और एक होता है इष्टतम। जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो कम से कम होता है, जो पौधों को कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और एक होता है अधिक से अधिक की इतना तो पौधे को चाहिए होता है, इससे अधिक नहीं चाहिए होता। एक और उस न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए, और इष्टतम इष्टतम होता है दोनों के मध्य का।
इस न्यूनतम, इष्टतम व अधिकतम तापमान बिंदुओं को प्रधान आधारभूत वृद्धि बिंदु, कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट कहते हैं। वायुमंडलीय तापमान निम्न प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। वायुमंडलीय तापमान निम्न प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है जैविक क्रियाएं। सामान्यतः एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाओं की गति भी बढ़ती है और इस परास में तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ जैविक क्रियाओं की गति दोगुनी या अधिक हो जाती है। इसे तापमान गुणांक, टेम्परेचर क्वांट कहते हैं। एक सीमा बाद तापमान बढ़ने के साथ वृद्धि क्रियाओं की गति कम होने लगती है। पहले क्या था कि एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ, यानी जिस सीमा तक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ रहा है उसके साथ जैविक क्रियाओं की गति भी बढ़ती जाती है और इस परास से तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ जैविक क्रियाओं की गति दोगुनी या अधिक हो जाती है। यानी टेम्परेचर में जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो जैविक जो क्रियाएं हैं उनकी गति भी दोगुनी हो जाएगी और उससे भी अधिक हो सकती है। इसे तो तापमान गुणांक, टेम्परेचर क्वांट कहते हैं। और एक सीमा बाद, यानी बढ़ती रहती है, उसके बाद जब बढ़ते बढ़ते एक सीमा ऐसी आती है, उस सीमा के बाद तापमान बढ़ने के साथ वृद्धि क्रियाओं की गति कम होने लगती है। उसके बाद वृद्धि जो अपनी जैविक क्रियाओं की वृद्धि थी, बढ़ रही थी, उस सीमा के बाद वो कम होने लगती है, फिर बढ़ती नहीं है। आगे आता है CO2 उद्ग्रहण, अपटेक ऑफ CO2। एक निश्चित सीमा तक तापमान के साथ CO2 उद्ग्रहण बढ़ता है, तत्पश्चात तापमान बढ़ने पर यह कम होने लगता है। उसी प्रकार से जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो CO2 भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा उसी प्रकार से ऐसी आती है जिसमें कि टेम्परेचर फिर बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। पौधों द्वारा अधिक तापमान पर पर्णरंध्रों और पर्णमध्यक मेसोफिल के प्रतिरोध के कारण CO2 उद्ग्रहण कम होने लगता है। किण्वन क्रियाएं, एंजाइम एक्टिविटीज। कार्बन यौगिकों के अपघटन में महत्वपूर्ण किण्वकों एंजाइम्स की सक्रियता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट और फोटोसिंथेसिस। एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अपर्याप्त CO2 के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है, जबकि अधिकतम तापमान के साथ पौधों द्वारा शोषण की दर बढ़ती रहती है। इस प्रकार शुद्ध प्रकाश संश्लेषण, नेट फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है और फसल का उत्पादन कम होता है। प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास, पर्णहरित क्लोरोफिल बनने एवं पर्ण क्षेत्र लीफ एरिया के विकास में तापमान का महत्वपूर्ण योगदान है। उचित तापमान क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को बढ़ाता है। कम तापमान में पर्णहरित के विघटन के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वृद्धि तत्वों, ग्रोथ सब्सटेंस पर प्रभाव। वृद्धि तत्वों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का? तो इष्टतम तापमान पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स की सक्रियता अधिक तथा एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता कम रहती है। इष्टतम तापमान जो भी बताया था कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच की जो सीमा होती है वो इष्टतम तापमान होती है। उस पर इष्टतम तापमान पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन की सक्रियता अधिक तथा एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता कम रहती है। इष्टतम तापमान पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की सक्रियता तो अधिक रहती है और एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता इष्टतम तापमान पर कम रहती है। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि दर बढ़ती है। इष्टतम से अधिक और कम तापमान पर वृद्धि तत्वों का संतुलन बदलता है, जो वृद्धि को प्रभावित करता है। जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से अधिक तापमान के बाधाकारी प्रभाव दूर होकर वृद्धि दर बढ़ती है। विकास पर प्रभाव, पौधों की विकास दर जैसे अंकुरण,
जर्मिनेशन, पर्ण शुरुआत, लीफ, इनिशिएशन, फूटान, टेलरिंग, पुष्पन फ्लावरिंग, बाल निकलना, ईयर इमर्जेंस और दाना भरने ग्रेन फिलिंग पर तापमान का वृहद प्रभाव रहता है। कम तापमान पर अंकुरण में इष्टतम तापमान की तुलना में अधिक समय लगता है। खरीफ फसलों में अंकुरण हेतु 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान अनुकूल रहता है। खरीफ फसलों में अंकुरण के लिए 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो अनुकूल होता है। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर कुछ पौधों में अंकुरण नहीं होता है। गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। जब गेहूं में कल्ले फूटान की अवस्था होती है उस पर 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त होता है। इससे अधिक तापमान पर फूटान की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है। कीट एवं रोगों का प्रकोप, पौधों की शस्य वृद्धि काल में अनुकूल तापमान रहने व तेज धूप के प्रभाव से फसलों पर रोग एवं कीटों का आक्रमण न्यूनतम रहता है। वायुमंडलीय आर्द्रता, अभी अपन ने टेम्परेचर की बात की, अब देखते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में। वायुमंडलीय आर्द्रता, सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प है उसी को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत मृदा सतहों और जल निकायों, महासागर, नदियों, झीलों आदि से वाष्पन इवेपोरेशन द्वारा तथा वनस्पतियों से स्वेदन ट्रांसपायरेशन द्वारा प्राप्त नमी होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। जो अपने वायुमंडल में एनवायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसी को अपन वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प को। वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत, वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत क्या है? मृदा सतहों, जो मृदा की सतह होती है उस पर जल होता है, और जल निकायों, जल निकाय जैसे महासागर, नदियां, झीलें आदि से वाष्पन, सूर्य की किरणें जब उस जल पर पड़ती हैं तो जल गर्म होकर और वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, वही वाष्पन द्वारा, तथा वनस्पतियों से स्वेदन जिसको अपन ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ऐसे अपने प्लांट्स पर सनलाइट आती है, उसके बाद उनके रंध्रों से जो जल निकलता है उसे ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। उसके द्वारा जो नमी प्राप्त होती है उसे अपन वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला आता है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायुमंडल के निश्चित तापमान में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन मीटर या ग्राम घन फीट से दर्शाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की वास्तविक आर्द्रता प्रदर्शित की जाती है। यह तापमान के साथ परिवर्तित होती है। सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वायुमंडल की आर्द्रता को दर्शाने की यह एक सामान्य और प्रचलित प्रायोगिक विधि है। किसी निश्चित तापमान पर सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता मतलब वायुमंडल की आर्द्रता को दर्शाने की यह एक सामान्य और प्रचलित प्रायोगिक विधि है। किसी निश्चित तापमान पर वायु
में उपस्थित आर्द्रता, जो वायु में प्रेजेंट होती है ह्यूमिडिटी, उसे निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, तथा उसी तापमान पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसकी इकाई प्रतिशत है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपूर्ण वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। ये दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है आपेक्षिक आर्द्रता परसेंट में, वास्तविक वाष्प दाब अपॉन संतृप्त दाब इंटू 100। सापेक्ष आर्द्रता का मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। मौसम भविष्यवाणी में काम आने वाला मौसम का यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसकी मात्रा के निर्धारण से वर्षा की संभावना व्यक्त की जा सकती है। किसी निश्चित तापक्रम पर वायु की आर्द्रता क्षमता का निरपेक्ष आर्द्रता के साथ विपरीत संबंध होता है। सामान्य से बहुत अधिक या बहुत कम सापेक्ष आर्द्रता मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता प्रत्यक्ष रूप से पौधे के जल संबंधों को और अप्रत्यक्ष तौर पर पर्ण वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, परागण, पोलिनेशन, पोषक तत्वों की उद्ग्रहण, अपटेक व स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, कीट व रोगों के प्रकोप और अंतिम रूप से आर्थिक उपज को प्रभावित करती है। सबसे पहले आता है जल संबंध, वाटर रिलेशंस। आपेक्षिक आर्द्रता पौधों की वाष्पोत्सर्जन, इवापोट्रांसपायरेशन क्रिया को प्रभावित करती है। शुष्क क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता की कमी के कारण पौधों से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। पर्ण वृद्धि, लीफ फ्लो। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्पीत दाब, टुर्गोर प्रेशर अधिक रहता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास कम होता है। अतः आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की तुलना में पौधों की पत्तियों का आकार अधिक रहता है। तो जो ह्यूमिड एरिया होते हैं आर्द्र क्षेत्र, उनमें पत्तियों का आकार बड़ा होता है, जबकि जो एरिड एरिया होते हैं शुष्क क्षेत्र, उनमें पत्तियों का आकार कम होता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जब शुष्क क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का ह्रास अधिक होता है और पौधों में जल की कमी हो जाती है, उसे अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब शुष्क क्षेत्रों में आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का ह्रास अधिक होता है और पौधों में जल की कमी हो जाती है। परागण, पोलिनेशन। यदि मृदा नमी पर्याप्त हो तो औसत रूप से कम आपेक्षिक आर्द्रता परागण को बढ़ाकर बीज जमाव, सीड सेटिंग को बढ़ाती है। उदाहरणार्थ 80% की तुलना में 60% आपेक्षिक आर्द्रता पर गेहूं में बीज जमाव अधिक होता है। जब वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो परागकोश से परागकण कम बिखरते हैं। पोषक तत्वों का उद्ग्रहण एवं स्थानांतरण, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अधिक वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करती है, जो पोषक तत्वों के उद्ग्रहण को प्रभावित करती है। कीट एवं रोगों का प्रकोप, पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता इनके प्रकोप को बढ़ाती है। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता के कारण पौधों का रसीलापन बढ़ता है, साथ ही कवक के बीजाणुओं का अंकुरण भी बढ़ता है। उदाहरणार्थ आलू एवं चाय का झुलसा रोग, ब्लाइट, मोएला एफिड व हरा तेला जैसे का पर्याक्रमण इन्फेक्शन अधिक आर्द्रता की परिस्थितियों में बढ़ता है। कीट और रोगों का प्रकोप भी ज्यादा आर्द्रता होने के कारण बढ़ता है। यदि अधिक आर्द्रता होगी तो वहां पर इंसेक्ट और जो डिजीज है उनका प्रभाव ज्यादा होगा।
जैसे कि आलू और चाय में झुलसा रोग, जिसको ब्लाइट बोला जाता है, झुलसा, एफिड, मोएला व हरा तेला जैसे का इन्फेक्शन अधिक आर्द्रता की परिस्थितियों में बढ़ता है। उपज, बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती है। उपज के साथ आर्द्रता का ऋणात्मक सह संबंध होता है। अधिक आर्द्रता से परागण कम होता है, कीट एवं रोगों के प्रकोप को बढ़ाता है। क्या बोल, ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता अगर अधिक होगी, तो वहां पर रोग और कीटों का प्रकोप अधिक होगा। और अगर अधिक आर्द्रता होगी तो परागण वहां पर कम होगा, जिससे उपज में कमी आएगी और उपज प्रभावित होगी। आगे बात करते हैं जलवाष्प एवं संघनन। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपोर, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गैसीय अवस्था का जल तरल अवस्था में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो गैसीय अवस्था में जलवाष्प होती है, उसका तरल अवस्था में परिवर्तन, जो गैस फॉर्म में जलवाष्प थी उसका लिक्विड फॉर्म में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन, या इसको अपन कंडेंसेशन बोल सकते हैं। यह जल के अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया के विपरीत होती है। संघनन की प्रक्रिया वायुमंडल में निहित सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। जब वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, उस वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। जलवाष्प में पहला आता है जलवाष्प या संघनन। इसमें पहला पॉइंट है ओस। ओस क्या होता है? ड्यू। नॉर्मली सभी लोगों ने ओस को देखा होगा। जैसे कि धरातल के निकटवर्ती वायुमंडल में जो ना भूमि का सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस, धरातल, उसके निकटतम वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन द्वारा रात्रि काल के विकिरण द्वारा शीतल हुए धरातल पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं, जो कि घास पर और पौधों की पत्तियों पर हल्की हल्की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। उसे अपन ओस कहते हैं। जो ओस किस कारण से बनती है? धरातल के निकटवर्ती वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन द्वारा, मुख्यतः रात्रि काल के विकिरण द्वारा शीतल हुए धरातल पर, जो टेम्परेचर रात के टाइम पर ठंडा हो जाता है, उसके कारण जो अपना धरातल होता है वो ठंडा हो जाता है, उस पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं। ओस से पौधों एवं भूमि को नमी मिलती है। अक्टूबर माह में इस नमी द्वारा दिन में खेत में जुताई करके प्रातः सूर्योदय से पूर्व पाटा लगा देते हैं। पाटा, जिसको मेद बोला जाता है, जोत लगाने के बाद पाटा लगा देते हैं, जिससे नमी संरक्षित होती है। अधिक ओस वाले क्षेत्रों में रबी में सरसों एवं चने की बारानी फसल सफलतापूर्वक ली जा सकती है। आगे आता है कोहरा, फोग। कोहरा क्या होता है? धरातल के समीपवर्ती भागों में जलवाष्प युक्त वायु का तापमान जब ओसांक ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वायुमंडल और अधिक शीतल हो जाती है, जिससे जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के चारों ओर छोटे छोटे जल कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है। ये जल कण हल्के होने के कारण वायु में ही निलंबन की अवस्था में रहते हैं। जो अपने वायुमंडल में धूल कण होते हैं, उनके चारों ओर छोटे छोटे जल के कण के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये कण हल्के होने के कारण वायु में लटके हुए रहते हैं। निलंबन की अवस्था यानी लटकी हुई अवस्था, उसमें रहते हैं, तथा इनका समूह दोहे के बादल के रूप में दिखलाई पड़ता है। जब इनका एक एक कण मिलकर एक ग्रुप बन जाता है तो वो धुएं के बादल के रूप में दिखलाई पड़ता है। संघनन के इस स्वरूप को कोहरा कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और बारानी फसलों के लिए कोहरा नमी के स्रोत के रूप में लाभदायक भी हो सकता है, परंतु लंबे समय तक इसकी उपस्थिति
चाय एवं कॉफी की फसलों को छोड़कर हानिकारक होती है। अगर कोहरा ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो इसकी उपस्थिति से चाय और कॉफी की फसलों को तो ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन जो अदर क्रॉप्स है उनको बहुत नुकसान कोहरे से होता है। कोहरे के कारण फसलों को सूर्य का प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। जैसे भी अपन ने बात की थी टेम्परेचर की और सन ड्यूरेशन की, सनलाइट ड्यूरेशन की, तो उनको कुछ क्रॉप्स थी और प्लांट्स थे जिनको टेम्परेचर सनलाइट का ड्यूरेशन 10 घंटे, किसी को 12 से 14 घंटे का, तो किसी को इससे ज्यादा का, किसी को इससे कम का ड्यूरेशन लाइट का चाहिए होता था। तो यदि कोहरा रहेगा तो पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाएगा। से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने पर पौधे भोजन नहीं बना सकते और उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा बिना प्रकाश के, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पीले पड़ जाते हैं। तो पौधों के पीले पड़ने का एक मेन कारण होता है कि उनमें भोजन नहीं बन पा रहा है। और भोजन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उनको पर्याप्त सनलाइट नहीं मिल पा रही है। आगे बात करते हैं धुंध या कुहासा, जिसको मिस्ट बोला जाता है धुंध को। यह कोहरे से कम घना, जो भी अपन ने बात की थी फोग की, कोहरा उससे थोड़ा कम घना होता है, इसमें ग्रुप कम होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार जब जल कणों युक्त वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, जब कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, यानी 1 किलोमीटर से अधिक तक देख सकते हैं, तो इसे कुहासा, धुंध, मिस्ट या गीला धुंध, डैम्प हेज कहते हैं। यह उगते सूर्य के साथ ही लुप्त हो जाता है। जैसे ही सनलाइट आती है वो तो क्या होता है, कुहासा जो होता है, मिस्ट जो होती है, वो हल्के सनलाइट से भी हट जाती है। आगे आता है धुएं कोहरा, इसको स्मोक बोला जाता है। यह धुएं एवं कोहरे, स्मोक प्लस फोग का मिश्रण है। धुएं का और कोहरे का, फोग का, दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों इसमें मिले हुए होते हैं, स्मोक और फोग, जो अधिकांशतः शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के नजदीक दिखाई पड़ता है। वास्तव में यह एक वायु प्रदूषण का प्रकार है। जो धूम कोहरा होता है उसे अपन वायु प्रदूषण का प्रकार बोल सकते हैं, जो दृश्यता को कम करता है, यानी जो देखने की क्षमता होती है वो धूम कोहरे में कम हो जाती है। पाला या तुषार, फ्रोस्ट, कभी कभी धरातल पर स्थित घास पौधों की पत्तियों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जलवाष्प संघनन क्रिया के स्थान पर उदरपातन लिमिटेशन क्रिया द्वारा ओस के रूप में न बदलकर बर्फ के रूप में छोटे छोटे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही पाला या तुषार कहते हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो जो ओस के रूप में बूंदे जमा हो रही थी वो लिक्विड की बजाय ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और बर्फ के छोटे छोटे कण उसमें बनने लगेंगे। इसे ही पाला या तुषार कहते हैं। शीतकाल में जिस दिन दोपहर से पहले ठंडी हवा चले और शाम काल के बाद हवा चलना बंद हो जाए और आसमान साफ हो, शांत एवं दीर्घ अवधि की रात्रि हो तथा जब तापमान जमाव बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो, ऐसी परिस्थितियों में पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है। जो फ्रोस्ट होता है, पाला या तुषार, वह किस कंडीशन में होता है? शीतकाल में जिस दिन दोपहर से पहले ठंडी हवा चलती रहे और शाम काल के बाद हवा चलना बंद हो जाए, आसमान साफ हो, शांत और दीर्घ अवधि की रात्रि, दीर्घ यानी जो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है उसे दीर्घ अवधि बोला जाता है, ये रात्रि, तथा जब तापमान जमाव बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जब टेम्परेचर हो, ऐसी परिस्थितियों में पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। वनस्पतियों के लिए पाला हमेशा हानिकारक होता है। पाले के कारण कोशिकाओं के मध्य का तरल जम जाता है तथा कोशिकाएं निर्जलीकृत हो जाती हैं।
वनस्पतियों के लिए पाला हमेशा हानिकारक होता है, क्योंकि जब पाला जमेगा तो जो कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय जल होता है वो जमने लगता है, बर्फ के रूप में जम जाता है और कोशिकाएं फट जाती है, इससे पौधा नष्ट हो जाता है। कोशिकाओं का जीव द्रव्य जमाव बिंदु के कारण जम जाता है। बर्फ का आयतन पानी की अपेक्षा अधिक होने के कारण कोशिका भित्ति फट जाती है, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और संवेदनशील फसलें एक रात में तबाह हो जाती है। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में दिसंबर से जनवरी अंत तक पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। रबी की अधिकांश फसलें इस समय पुष्पन या फलियां बनने की अवस्था में होती हैं। जो रबी के सीजन में क्रॉप्स होती हैं उनमें इस समय पर जनवरी के टाइम पर फ्लावरिंग और फलियां बनने का समय होता है। तो फ्लावरिंग और फली बनने की अवस्था में होती है, जो पाले से सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसमें आती है अरंडी, तंबाकू, टमाटर, जीरा, कपास, सौंफ आदि फसलें तुलनात्मक रूप से पाले से अधिक प्रभावित होती हैं। जायांग पौधे का पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील अंग होता है। पाले से बचाव के उपाय। पाला रोधी फसलें एवं किस्में। पाला रोधी किस्में और फसलों का चुनाव करना चाहिए। पाला पड़ने की संभावना वाले क्षेत्रों में पाला रोधी फसलें एवं किस्में अपनाकर, जैसे सरसों, चना एवं टमाटर आदि के स्थान पर गेहूं, जौ, जई आदि फसलों की बुआई कर पाले के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार चने की पूसा 212, तोरिया की भवानी, आलू की कुफरी, सीतमान, कुफरी देवा आदि पाला रोधी किस्में अपनाई जा सकती हैं। हल्की सिंचाई द्वारा। पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में खेतों में हल्की सिंचाई करने से तापक्रम 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। खेत में पर्याप्त नमी होने से भी पाले से हानि की संभावना कम हो जाती है। यदि कहीं पर पाले की संभावना है तो हल्की सिंचाई अगर वहां पर कर दी जाए तो उससे टेम्परेचर 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। खेत में पर्याप्त नमी होने से भी पाले से हानि की संभावना कम हो जाती है। धुआं करके भी पाले से बचाया जा सकता है। तो खेत में मेड़ों के आसपास व्यर्थ घास फूस कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाकर धुआं करने से वातावरण में गर्मी आ जाती है। अच्छा धुआं करने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ वाहनों के जले हुए तेल क्रूड ऑयल का प्रयोग करके पाले के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों को बचा सकते हैं। गंधक के अम्ल का छिड़काव करके भी पाले से फसलों को बचाया जा सकता है। पाला पड़ने की संभावना वाली परिस्थितियों में 0.1% 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के अम्ल का छिड़काव गेहूं, सरसों, जीरा, मटर आदि फसलों को पाले से बचाने के साथ साथ पौधों में गंधक तथा लौह तत्व की उपलब्धता बढ़ाकर इन फसलों में रोग रोधिता डिजीज रेसिस्टेंस भी बढ़ाता है। छाया करके शेडिंग। छोटे पौधे विशेषकर नर्सरी के पौधों तथा वर्षा के मौसम में लगाए गए नए व छोटे फलदार पौधों को टाट या पॉलीथीन से ढककर पाले से बचाया जा सकता है। बुआई के समय का समायोजन करके आलू, चना, मटर, सरसों आदि फसलों का बुआई के समय इस प्रकार समायोजित करें कि पाला पड़ने की अधिक संभावना वाले समय मध्य दिसंबर से जनवरी तक फसलों में निषेचन होकर फलियां बन जाएं। वातावरण तापमान की अनुकूलता के अनुसार अक्टूबर के प्रारंभ से बुआई करके इन फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। आगे बात करते हैं मेघ या बादल, क्लाउड्स। बादल क्या होते हैं? मेघ या बादल जलवायु का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वर्षा की मात्रा इन्हीं के द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपेक्षिक आर्द्रता, तापमान के उतार चढ़ाव, सूर्य के प्रकाश की अवधि भी बादलों की उपस्थिति से निर्धारित होती है। जैसा कि पूर्व में वर्णित है, संघनन की प्रक्रिया धरातल के आसपास और क्षोभ मंडल में होती है, अतः धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूह को मेघ कहते हैं। मेघों के मुख्यतः 3 आधारभूत स्वरूप होते हैं।
पहला है तीतरपंखी या पच्छाद मेघ, जिसको रस क्लाउड्स बोला जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक, तो पश्चात में क्या होता है, वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और बर्फ के कणों से निर्मित होने से श्वेत रंग के होते हैं। आकाश में पक्षियों के पंखों की भांति दिखाई पड़ते हैं। आकाश में पक्षियों के पंखों की भांति पड़ते हैं। ये स्वयं वर्षा नहीं करते, परंतु कुछ नीचाई पर आने के बाद दूसरे बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा करते हैं। दूसरे होते हैं कपासिया पुंज मेघ। इन मेघों का विकास लंबवत रूप में होता है और आकाश में धुनी हुई रुई के रूप के समान दिखाई देते हैं। इनका ऊपरी भाग गुंबदाकार तथा फूलगोभी जैसा होता है। इनका रंग काला या चमकीला होता है। इससे स्वच्छ मौसम का आभास मिलता है। ये बादल गर्जन अधिक करते हैं। अगर ये शाम से रात तक बने रहते हैं तो इनसे वर्षा होने की संभावना भी अधिक होती है। कपासी या पुंज में शाम तक अगर बने रहते हैं, शाम से रात तक अगर बने रहते हैं तो इनसे वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये मेघ निम्न ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। ये कई परतों वाले होते हैं। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियों के टकराव से होता है। ये कोहरे की भांति दिखलाई पड़ते हैं और संपूर्ण आकाश पर छा जाते हैं। इनसे हल्की वर्षा या फुहारे पड़ने की संभावना होती है। मेघ एवं कोहरे में अंतर। कोहरे एवं मेघों की निर्माण प्रक्रिया एक होने के कारण भौतिक दृष्टिकोण से इनमें कोई अंतर नहीं है, परंतु निर्माण स्थल की भिन्नता के कारण इन्हें निम्न विभेद पाए जाते हैं। मेघ और कोहरे में क्या अंतर होता है? मेघ निर्माण अधिक ऊंचाई पर होता है। जो मेघ का निर्माण होता है वो अधिक ऊंचाई पर होता है, जबकि कोहरा धरातल के संपर्क वाली वायु राशि में निर्माण होता है। मेघ से वर्षा होती है जबकि कोहरे से वर्षा नहीं होती है। मेघ के जल कणों की मोटाई अधिक होती है और कोहरे के जल कणों की मोटाई कम होती है। मेघ का निर्माण केवल संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि विपरीत जल राशियों के सम्मिलन से भी कोहरे का निर्माण हो सकता है। मेघ ऊर्ध्वाधर दृश्यता को प्रभावित करते हैं। वर्टिकल विजुअलिटी, वर्टिकल यानी इसको बोल सकते हैं वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है वो वर्टिकल। और कोहरा क्षैतिज दृश्यता, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी को प्रभावित करता है। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से। ये हो गया वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। ये था मेघ और कोहरे में अंतर। अब देखते हैं, बादल निरंतर छाए रहें और इनसे वर्षा न हो, फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर बादल निरंतर छाए रहें और इनसे वर्षा अगर नहीं होती है तो भी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि जनवरी माह में मावठ के बाद, जो सर्दियों के टाइम पर बारिश होती है उसे मावठ बोला जाता है, मावठ के बाद बादल छाए रहें तो फसलों में कीट रोगों का प्रकोप बढ़ता है। गेहूं में गेरुई, ब्राउन रस्ट, सरसों में सफेद रोली, व्हाइट रस्ट रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। पकाव के समय आकाश लंबे समय तक मेघाच्छादित रहे तो फसलें देर से पकती हैं, उत्पादन लागत बढ़ जाती है। दाने में नमी बनी रहती है, मड़ाई, ओसाई व भंडारण में कठिनाई आती है। भंडारण में भी कीट एवं कवक संक्रमण की संभावना रहती है। बुआई के बाद आकाश साफ रहने से अंकुरण शीघ्र होने के साथ साथ शुरुआती बढ़वार भी अच्छी होती है। दाना बनते समय स्वच्छ आकाश रहने से दाने अच्छे पकते हैं। स्वच्छ, सुडौल व मोटे आकार के दाने होते हैं। उपज भी अधिक होती है। अगर बुआई के समय आकाश साफ रहेगा तो उससे अंकुरण शीघ्र होगा, जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा और पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी।
दाना बनते समय स्वच्छ आकाश रहने से दाने अच्छे पकते हैं, स्वच्छ, सुडौल व मोटे आकार के होते हैं और उपज भी अधिक होती है। इसलिए बादल अगर लंबे समय तक बने रहेंगे और बारिश नहीं होगी तो भी इसका फसलों पर प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित जल की बूंदें या हिमकण जो अधिक बड़े होने के कारण वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाते और धरातल पर गिरने लगती हैं। इस प्रकार वायुमंडल से जब तरल या ठोस जल धरातल पर गिरता है, इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। वर्षा के अनुकूल प्रभाव क्या है? जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्षा हो जाने पर खरीफ की फसलों की बुआई समय पर हो जाती है, फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। बुआई के समय वर्षा होने के बाद कई दिन तक मौसम साफ रहने से बीजों का अंकुरण तेजी से होता है। जब फसल का वृद्धि काल चल रहा हो, 10 से 15 दिन के अंतर पर वर्षा फसलों के लिए अच्छी रहती है। धान की फसल के लिए कहावत है, साठी होवे 60वें दिन, जब पानी पावे 8वें दिन। यदि साठी धान को हर 8 दिन में पानी मिलता रहे तो वह 60वें दिन तैयार हो जाता है। यदि धान की फसल को हर 8 दिन में अगर पानी मिलता रहेगा तो 60वें दिन यानी 2 महीने में ही फसल तैयार हो जाएगी। सितंबर माह में अच्छी वर्षा होने से बारानी क्षेत्रों में रबी की फसलों में चने व सरसों की बुआई की जा सकती है, जो एक मावट होने पर अच्छी उपज दे सकती है। रबी की फसलों में दिसंबर जनवरी में महावट या मावट की वर्षा हो जाने से फसल पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता, पैदावार भी अधिक प्राप्त होती है। खड़ी फसल में दाने की दूधी अवस्था में मिल्की स्टेज, वर्षा से दाने सुडौल व मोटे बनते हैं, अधिक उपज मिलती है। वर्षा का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, वर्षा का असमान वितरण मौसम की यह ऐसी प्रतिकूल दिशा है जो फसलों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि व कभी असमवृष्टि या ओलावृष्टि होती है, जिसका फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। अतिवृष्टि का फसलों पर प्रभाव, खेत में अधिक समय पानी रहने से जड़ क्षेत्र में वायु संचरण प्रभावित होकर फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। विशेष रूप से बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, लोबिया को भारी क्षति होती है। खेत में यदि अधिक समय तक अतिवृष्टि यानी ज्यादा बरसात हो जाने से, अधिक समय पानी रहने से जड़ क्षेत्र में वायु संचरण प्रभावित होता है, क्योंकि जड़ों को वायु की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है, जो कि एक रेशियो में जल और वायु दोनों होते हैं। लेकिन यदि उस वायु के स्थान पर भी जल बढ़ जाएगा तो उसको वायु प्राप्त नहीं हो पाएगी जड़ को, फसलों की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति भी कम होकर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। विशेष रूप से बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, लोबिया को भारी क्षति अतिवृष्टि से होती है। खेत में पानी भरा रहने से मृदा ताप घट जाता है, मृदा में उपस्थित लाभप्रद जीवाणु की क्रिया में बाधा पड़ती है। अतिवृष्टि से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के उपाय, अतिवृष्टि सहनशील फसलों जैसे धान, जूट, गन्ना उगानी चाहिए। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खेत में से जल निकास करने के बाद हल्की जुताई कर कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि होता है वर्षा का असमान वितरण होने से कुछ क्षेत्र में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, फसल बोना ही संभव नहीं हो जाता। यदि फसल बो दी गई है तो वर्षा के अभाव में खड़ी फसल सो जाती है, यानी जहां पर वर्षा ही नहीं होती है उसे अनावृष्टि बोला जाता है। अनावृष्टि से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? कम अवधि वाली, शीघ्र पकने वाली, कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली, कम जलमांग वाली प्रतिरोधी किस्में बोनी चाहिए। बाजरा में HHB 67, RHB 177, ICH MH 356, ज्वार की कुछ किस्में CHSH फर्स्ट, CSH5, मोट की हैं RMO 40,
RMO 257 तिल की है, RT 46, RT 127, गंवार की है, RGC 936, RGC 1003 आदि। तो ये जो उन्नत किस्में हैं, प्रतिरोधी किस्में हैं, वो अति एक था अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि के लिए नहीं है, ये है अनावृष्टि वाले, जहां पर बरसात होती ही नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए इन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। फसल की कटाई के तुरंत बाद जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। फसलों की बुआई वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। शुष्क कृषि तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इस तकनीक में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम रखी जाती है। इन क्षेत्रों में बीज अंकुरण कम हो पाता है, इसलिए बीज की मात्रा 10% बढ़ा देते हैं। मृदा में नमी संरक्षण करने के लिए कार्बनिक खादों का प्रयोग अधिक करते हैं। वाष्पीकरण रोकने हेतु पलवार मल्चिंग की जानी चाहिए। मल्चिंग होता है जैसे कोई ट्री है, उस ट्री के नीचे जो धरातल होता है, उस पर प्लास्टिक की कुछ परत या उस पर घास फूस या फसल अवशेष बिछा दिए जाते हैं, जिससे कि जो भूमि है वो ढक जाती है। उसे बोला जाता है मल्चिंग या पलवार। तो ये भी अपन अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा भूमि का चला जाता है, वो नहीं जाएगा और संरक्षित रहेगा। वर्षा प्रारंभ होते ही ओट आने पर जुताई कर देते हैं। मिश्रित फसल बोना लाभकारी रहता है। जैसे मिश्रित फसल होती है, एक साथ दो या दो से अधिक फसलें बोना, जैसे ज्वार के साथ मूंग, बाजरा के साथ मूंग। अब आती है असम वृष्टि। असम वृष्टि में क्या होता है, वर्षा की आवश्यकता न होने पर भी वर्षा आ जाए तो इसका फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब वर्षा की आवश्यकता न हो और बरसात आ जाए, उसे असम वृष्टि बोला जाता है। बुआई के तुरंत बाद वर्षा आने से बीज अंकुरित नहीं हो पाते। फसल बोने के बाद निरंतर वर्षा होते रहने से खड़ी फसल में निराई गुड़ाई का समय नहीं मिलता, फसल पीली पड़ जाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मक्का के खेत में अक्सर यह समस्या आती है। फसलों के वृद्धि काल में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने से मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें गिर जाती हैं। फसलों में पुष्पन, फूल आने के समय, बालें निकलते समय वर्षा होने से परागण धुल जाते हैं, जिससे परागण व निषेचन न होने से बीज नहीं बनते हैं। पैदावार में भारी कमी आ जाती है। आकाश में बादल छाए रहने, बूंदाबांदी रहने से फसलों में कीट व रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है। असम वृष्टि से बचाव के उपाय हैं। फसल बुआई के तुरंत बाद वर्षा से बीज अंकुरित नहीं हो पाता, इसके लिए खेत में बनी पपड़ी को अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग करके तोड़ देना चाहिए। असम वर्षा से फसलों को असमय वर्षा से फसलों को बचाने के लिए खेत में जल निकास की उचित विधि अपनाकर आवश्यक पानी खेत से शीघ्र बाहर निकाल देते हैं। ये थी अतिवृष्टि। अब आगे अपन देखेंगे ओलावृष्टि। मौसम संबंधी उपकरणों की जानकारी। कुछ तापमापी हैं। वर्षामापी, तापमापी, वायुदिक सूचक यंत्रों, इन सब के बारे में अपन देखेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें।
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को विजिट एक बार जरूर करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।